हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिस तरह का दंगा फसाद चल रहा है, उसके बारे में मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूं कि किस तरह से बांग्लादेश में जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर जो एक विरोध, एक धरना प्रदर्शन वहां पर शुरू हुआ था, जो कि हिंसक रूप लेता चला गया और जिसमें कई सौ लोग, एक अनुमान के मुताबिक लगभग 300 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, करीब 100 लोग उसमें कल मारे गए। आज उस प्रदर्शन ने एक अद्भुत और नाटकीय मोड़ ले लिया जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद ने अपने पद से न सिर्फ त्यागपत्र दे दिया, बल्कि यह कहा जा रहा है अभी तक कि वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी बहन रेहाना के साथ एक सैनिक हेलीकॉप्टर में बैठकर भारत आ गई हैं। ये अब तक अपुष्ट खबरें हैं कि ये बात लगभग तय है कि वो भारत आ गई हैं। भारत में वो कहां गई हैं? ये कहा जा रहा है कि बंगाल में कहीं गई हैं, लेकिन एग्जैक्टली कहां है और अब इस लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा, यह अभी तक स्पष्ट है नहीं। तो आइए एक बार जल्दी से अगले 5 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। भाई ये शुरू करने के पहले आपको बता देता हूं कि भाई हमारा लॉन्ग टर्म बैच जो है वो भी आज शाम से शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगा के 32,999 या फिर उससे कम में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। एजे लाइव कोड लगाएंगे तो आपको न्यूनतम दाम मिलेगा, जो कि इससे कम होगा। आज शाम 6 बजे से क्लासेस शुरू होंगी। बिगिनर्स के लिए है, पहले 1 वर्ष जो है आपको हम बेसिक्स पढ़ाएंगे और उसके बाद जो है आपको यूपीएससी लेवल का एडवांस सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तो आज ही जुड़ जाइए। सबसे मेथोडिकल तरीके से यूपीएससी की तैयारी एकदम स्क्रैच से कहीं होती है तो वो यहीं पर होती है। ठीक है, बिल्कुल आज जुड़ जाइए। शाम को 6 बजे से बैच शुरू हो जाएगा। चलिए अब आपको जल्दी से पहले बता देता हूं, आप ये जितने चित्र देख लो, मतलब कितने भी आपको मैं चित्र दिखा सकता हूं इसके, तो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक, आप यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार का विद्रोह जो है, किस प्रकार का वहां प्रदर्शन जो है इस समय वहां पर चल रहा था। आप इसका अंदाजा, ये सारे फोटो थंबनेल्स ही हैं, हालांकि मैं इनको सबको बड़ा करके भी आपको दिखा सकता हूं, लेकिन आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि यह माना जा रहा था कि बांग्लादेश में इस समय सरकार पर अब तक का सबसे ज्यादा दबाव था। 76 वर्षीय शेख हसीना करीब 15 साल से बांग्लादेश में शासन कर रही थी और शेख हसीना का शासन जो है वो धीरे धीरे लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ भी बढ़ता जा रहा था। यह बात जो है सबको पता थी कि वहां पर चुनाव जिस तरह से हो रहे थे, चुनावों के बाद सरकारें जिस तरह से बन रही थी, जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं को लगातार जेल में रखा जा रहा था, उनको चुनाव में न तो प्रचार करने की न ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिल रही थी, वहां के लोकतंत्र की दशा को लेकर एक वैश्विक दबाव जो है वो बहुत ही कॉमन, बहुत ही सामान्य हो गया था। तो ऐसे में क्या हुआ वहां पर, देखिए ऐसे देशों में क्या होता है अक्सर कि अगर किसी एक कारण से कोई विद्रोह भड़कता है, किसी प्रकार का इस प्रकार की हिंसा भड़कती है, तो फिर धीरे धीरे जो जनता के अंदर, जिसको हम कहते हैं पेंट अप एंगर, भरा हुआ गुस्सा जो होता है सरकार की तरफ, शासन की तरफ, प्रशासन की तरफ, वो भी निकल के सामने आता है। तो अभी ये वाला जो विरोध था ये शुरू हुआ था वहां पर आरक्षण के मुद्दे पर, और आरक्षण में भी खास तौर पर जो 30% आरक्षण दिया गया है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशजों को। बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम कौन सा माना जाता है? 1971 में, जब उन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध करके पूर्वी पाकिस्तान को अलग किया, जिसे बांग्लादेश माना जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो उस युद्ध में जो लोग लड़े उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है। और बांग्लादेश की सरकार ने यह कहा था, भाई वहां का नियम यह था कि इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशजों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण मिलेगा। अब देखिए, इसमें आप सोचेंगे इसमें क्या बुराई है? भाई ठीक है, लेकिन बांग्लादेश का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो वास्तव में शेख हसीना के पिता जो थे, शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। और उनकी जो पार्टी है, जिसकी अभी अध्यक्ष शेख हसीना है, आवामी लीग जो पार्टी है, आवामी लीग पार्टी ही बेसिकली इस युद्ध की सबसे बड़ी पार्टी थी। तो यह माना गया कि यह जो आरक्षण दिया गया है यह बेसिकली आवामी लीग के कैडर को लाभान्वित करने के लिए लिया गया है कि भाई यह आरक्षण जो है यह किस लिए है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों को, पोते पोतियों को यह मिलेगा। और यह किनको है? ये सारे के सारे तो आवामी लीग के नेता थे। तो आवामी लीग से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है
उसके परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए, ये उनके परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए यह आरक्षण का निर्णय किया गया है। यह एक आरोप इन पर हमेशा लगता रहा। इस बात को लेकर बेहद ज्यादा नाराजगी थी। कहीं पर भी आप देखेंगे हर जगह इसको लेकर बेहद ज्यादा एक असंतोष की भावना जो है बांग्लादेश में भरी हुई थी। तो हालांकि कुछ समय पहले इसको रद्द भी किया गया था, हाई कोर्ट ने इसको रद्द किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको लागू कर दिया था वगैरह, सरकार ने इसको रद्द किया था, हाई कोर्ट ने इसको लागू कर दिया था फिर से। तो उसके बाद से बांग्लादेश में हिंसा भड़की और जब सरकार इस हिंसा को नियंत्रित नहीं कर पाई तो पिछले दिनों बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को रद्द किया और आमतौर पे बड़ी सख्त सरकार और बहुत ही एक तानाशाही जैसी सरकार माने जाने वाली शेख हसीना की सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का समर्थन किया कि भाई ठीक है, हमको भी चलेगा कि आप इस आरक्षण को रद्द कर दो। इसके पीछे कहीं ना कहीं शेख हसीना को इस बात का अंदाजा था कि यार ये जो विवाद इस बार भड़क रहा है, जिस प्रकार की हिंसा इस बार भड़क रही है, यह सामान्य हिंसा नहीं है और यह उनकी सत्ता के लिए बहुत घातक हो सकती है। और जैसा उनको डर था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से क्या हुआ, सरकार का भाई जो विरोध चल रहा था, विरोध का मुख्य आधार तो चला गया। विरोध मुख्यतः जो था वो आरक्षण के लिए था, आरक्षण के खिलाफ था, लेकिन वो मुद्दा तो खत्म हो गया। लेकिन विरोध उसके बाद भी चलता रहा और धीरे धीरे बांग्लादेश का समूचा विपक्ष, चाहे वो छात्र संगठन हो, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो क्या बोलते हैं सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्था हो, चाहे वो वामपंथी दल हो, चाहे वो अति दक्षिणपंथी दल हो, एक इस प्रकार का गठबंधन जैसा बन गया कि लगभग सरकार को छोड़ के हर कोई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगा। और अब इस प्रदर्शन में उनकी बस एक मांग थी और वो एक मांग क्या थी? वो एक मांग थी शेख हसीना का त्यागपत्र। बस एक ही चीज ये लोग मांग रहे थे कि ये सरकार जो है इसका इस्तीफा आना जरूरी है, इनका त्यागपत्र होना जरूरी है, ये अब हमको जो है प्रधानमंत्री के पद पर नहीं चाहिए। ये मांग चल रही थी निरंतर। हालांकि कल तक जो आज सुबह जो मैंने हिंदू में पढ़ाया उसके हिसाब से कल तक शेख हसीना जी ने यह कहा था कि ये जो भी लोग सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं ये सारे के सारे लोग जो है ये आतंकवादी हैं और ये सारे के सारे लोग जो हैं देश हित में नहीं काम कर रहे, ये उचित प्रकार के लोग नहीं हैं, ये आतंकवादी किस्म के लोग हैं, इन पर नियंत्रण पाया जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। लेकिन उसके बाद भी जो है ये धरने पर, और उन्होंने कहा कि हमने सेना को, सभी बलों को आदेश दिए हैं कि इनके खिलाफ सख्ती करी जाए, लेकिन उसके बाद भी ये विवाद रुकने का नाम ले नहीं रहे थे। तो आज जो है अब से कुछ देर पहले यह समाचार आया है कि भाई क्या हुआ है इस पूरी प्रक्रिया में कि बांग्लादेश में विरोधी जो प्रदर्शनकारी हैं, ये प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में भी प्रवेश कर गए हैं। हालांकि इंटरनेट पे मुझे अभी इसके फोटोज नहीं दिखे हैं कुछ। प्रधानमंत्री आवास में भी प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। इसके बारे में एक न्यूज आई है कि कई 100 प्रदर्शनकारी जो हैं उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पर भी धावा बोल दिया है और यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना चाहती थी कि वो राष्ट्र के नाम एक संदेश रिकॉर्ड करें और मे भी शायद उसमें वो इस्तीफा देती या राष्ट्र को संबोधित करती, लेकिन यह संबोधन रिकॉर्ड करने का भी मौका उनको नहीं मिला। निश्चित तौर पे उनके जीवन को और उनकी वेलबींग को, उनकी भलाई को यहां पर नुकसान था, खतरा था। इस कारण से एक सेना के हेलीकॉप्टर में वो बैठी अपनी बहन के साथ और इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र भी दिया है। 2 चीजें उन्होंने करी हैं, अपने पद से त्यागपत्र दिया है और बांग्लादेश छोड़कर बाहर जाने का निर्णय इन्होंने कर लिया। देश छोड़ने का निर्णय कर लिया। तो आमतौर पे जब किसी नेता की जान को अत्यधिक खतरा होता है तब वो इस तरह की चीज को करते हैं, इस तरह की बात को करते हैं। तो अभी तक समाचार यह आ रहा है कि वो सेना के किसी हेलीकॉप्टर में बैठकर भारत में पश्चिम बंगाल में कहीं पर गई हैं। अब वो एग्जैक्टली कहां गई हैं या फिर अब वो क्या करेंगी, उनकी पार्टी का भविष्य क्या होगा, बांग्लादेश के रिपब्लिक का, बांग्लादेश के लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा, इस बारे में अभी जो है कोई बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त हो नहीं रही है। अब क्या है, बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष जो हैं वकार उज जमन, बांग्लादेश के जो सेना के अध्यक्ष हैं वकार उज जमन,
ये अब से कुछ देर बाद जो है राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि इनके संबोधन के बाद जो है समझ में आएगा कि देश की आगे की दिशा क्या होने वाली है। क्या बांग्लादेश में सैन्य शासन लगेगा, क्या बांग्लादेश में राष्ट्रीय सरकार बनेगी, या फिर आवामी लीग का ही कोई दूसरा नेता प्रधानमंत्री के पद को संभालेगा, अभी यह स्पष्ट नहीं है। यह आने वाले समय में जब वकारुज्जमान साहब बांग्लादेश को संबोधित करेंगे, देश को संबोधित करेंगे, तब हमको पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए हम यह कह सकते हैं कि 15 साल से जो शेख हसीना ने बांग्लादेश को एकदम दबदबे के साथ चलाया, उसका अंत जो है उनके शासनकाल का बेहद ज्यादा नाटकीय तरीके से हुआ। और इस घटना पर न सिर्फ भारत की, मतलब बांग्लादेश वालों की तो नजर रहेगी ही रहेगी, भारत की भी रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया की नजर रहेगी कि क्या इस घटना के बाद वहां पर हिंसा रुक पाती है और क्या शेख हसीना इस देश में अब अपने आधिपत्य, अपने दबदबे के साथ वापसी कर पाएंगी। इस चीज पर हम सबकी नजर रहेगी। लेकिन अभी के लिए हमको यही नाटकीय खबर की जानकारी है कि अचानक से शेख हसीना ने त्यागपत्र दे दिया है और वो अपने परिवार के साथ, अपनी बहन के साथ भागकर भारत आ गई हैं। अभी के लिए इतनी ही जानकारी है। जाते जाते मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई हमारा लॉन्ग टर्म बैच जो है वो आज शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगाइए। अगर आप 2026-27 में एग्जाम देने वाले हैं तो या तो 26 में या 27 में एजे लाइव कोड लगाइए। 32,999 या फिर उससे कम में आपको यह बैच मिल जाएगा। इसमें आपको जो है पहले 1 वर्ष आपको एकदम बेसिक पढ़ाया जाएगा हर विषय का, ताकि आपका एक आधार बने और उसके बाद यूपीएससी लेवल की तैयारी आपको कराई जाएगी, ताकि आपको यूपीएससी की तैयारी बहुत तीव्र ना लगे, बहुत जल्दी ना लगे और आप आसानी से उससे कोप कर पाएं। तो आज शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है। बिल्कुल देर मत कीजिए, एक भी क्लास मत छोड़िए, तुरंत जो है इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।